हेलो। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, सबसे पहले फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड बोला जाता है, नहीं, फिनॉल इज नोन एज कार्बोलिक एसिड और इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। और ये कुछ इस प्रकार से मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले हम उस फिनॉल को बनाएंगे क्लोरोबेंजीन से, यानी बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे एक्वस NaOH के साथ और टेम्परेचर कितना लेंगे 623 केल्विन और प्रेशर लेंगे 300 atm। ठीक है, तो क्लोरीन हटकर क्या जुड़ जाता है, OH ग्रुप ऐड हो जाता है और NaCl यहाँ बाहर निकलेगा। ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, यानी बेंजीन के ऊपर OH जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं डोज रिएक्शन। ये कंप्लीट रिएक्शन को डोज रिएक्शन बोलते हैं, डाउज बोल दीजिए, डोज बोल दीजिए। तो व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एक्वस NaOH at 623 Kelvin and 300 atm pressure to form phenol, this reaction is known as डोज रिएक्शन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल बना सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ डोज रिएक्शन। ठीक है, नंबर 2 मेथड है हमारा फ्रॉम क्यूमीन। आप क्यूमीन से भी फिनॉल बना सकते हैं। ठीक है, अब क्यूमीन से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्यूमीन होता क्या है, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप यदि हमने जोड़ दिया, आइसोप्रोपाइल होता है CH और उससे 2 CH3, यदि बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप में हम ऐड कर देते हैं तो उसे क्यूमीन बोला जाता है। और क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, राइट। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और जब क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का हम H+H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा हमारा फिनॉल। ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ से ये जो ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से पूरा ये जो ग्रुप है, ठीक है ना, इतना ग्रुप जो है ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना, तो OH जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से फिनॉल बनेगा, राइट। एक ये आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है कि क्यूमीन से भी क्या है, हम फिनॉल बना सकते हैं। क्यूमीन का फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, कि बेंजीन के ऊपर CH और उससे 2 CH3 जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। पहले बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, तो बन जाता है फिनॉल और एसीटोन एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलता है, राइट। तो 2 मेथड ये हो गए जिससे हम क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी क्या है, आप फिनॉल बना सकते हैं। लेकिन पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड को डायरेक्ट नहीं यूज़ करेंगे, सबसे पहले बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया जाएगा ओलियम डालकर। ओलियम होता है मिक्सचर ऑफ SO3 + H2SO4, तो क्या हो जाएगा, SO3H ग्रुप एडअप हो जाएगा कहाँ पर, बेंजीन के ऊपर, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। फिर उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और H+ आयन के साथ रिएक्शन कराने पर बनेगा हमारा फिनॉल, राइट। तो बेंजीन ऑन ट्रीटेड विद ओलियम टू फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड, when it treated with molten NaOH to give sodium phenoxide which on acidification to gives phenol। ठीक है, पूरा याद रखना है स्टेटमेंट एज वेल एज रिएक्शन को आपको लिख लिख के देखना है जिससे कि ये मेरी लर्न हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमको बनाना है फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट क्या है, बेंजीन के ऊपर N2X N2Cl हो, N2Br हो, इस प्रकार से यदि लेकिन स्टेबल कंपाउंड N2Cl होता है, यानी BDC होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो वैन एनिलीन, जब भी एनिलीन रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड के साथ NaNO2 और HCl के साथ एट टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन पर टू फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वैन इट हीटेड विद वार्म वाटर टू गिव्स फिनॉल। जब इसे वार्म वाटर के साथ हीट किया जाएगा तो फिनॉल बनेगा। ठीक है, सबसे पहले एनिलीन से बनाया जाता है BDC। इस रिएक्शन को बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। और फिर जब डाई एजोटाइजेशन में हमारा BDC बन जाता है, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, फिर उसमें वार्म वाटर डालते हैं या वाटर डालकर उसे वार्म करते हैं तो बन जाता है मेरा फिनॉल बनता है, राइट। ये मेथड है। तो देयर आर 4 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, सबसे पहला क्लोरोबेंजीन के साथ है जिसे डोज रिएक्शन बोलते हैं, दूसरा क्यूमीन के साथ है, तीसरा हम बेंजीन को पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड में और बाद में फिर फिनॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर है लास्ट वाला फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, सारे के सारे इनका जो ये स्टेटमेंट प्लस इनकी इक्वेशन जो है वो लर्न करनी है, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। अब यदि मैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल के बारे में पढ़ें, ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। इसमें तो बस इतना ही ध्यान रखना है, यदि कार्बन एटम फिनॉल में बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा।
क्योंकि कार्बन एटम से मास बढ़ेगा, मास से बढ़ेगा वान डेर वाल फोर्स, और वान डेर वाल फोर्स से बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी, फिनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर, फिनॉल जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है ना, और पार्शियली सॉल्युबल होता है, लेकिन ठीक है। तो बिकॉज इट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, क्योंकि वाटर के साथ वो बना देता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसलिए फिनॉल क्या होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है ना, इफ़ वी टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल, देन सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद मेटल। तो जब भी फिनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराई जाती है, जब भी फिनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराई जाती है, तो एक तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। पहला रिएक्शन है कि 2 मॉलिक्यूल फिनॉल के लेंगे, 2Na के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी रिएक्शन हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। तो फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो वाटर रिलीज होगा, इसमें भी H+ आयन यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। इसमें भी बनेगा हमारा फिनॉक्साइड आयन, राइट। तो ये रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ और NaOH के साथ रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन जो है ये फिनॉल की एसिडिक नेचर को बताती हैं कि फिनॉल जो हमारा होता है वो एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि यहाँ दोनों रिएक्शन में क्या है, H+ आयन रिलीज हो रहे हैं। और जिन रिएक्शन में H+ आयन रिलीज होते हैं ना, ठीक है ना, ये जो उसको बोलते हैं वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक नेचर होते हैं। बिल्कुल सिमिलरली क्या है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल को हमें समझना होगा, ठीक है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई राइट द 2 रिएक्शन विच शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, तो सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम मेटल और दूसरी रिएक्शन विद NaOH, ये दोनों बताने हैं। ये NCERT का क्वेश्चन भी है तो आपको याद भी रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम एल्यूमिनियम मेटल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, बिकॉज फिनॉल ऑन रिएक्शन विद मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड टू रिलीज H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। ये बात हो गया है ना। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिनॉल जो होता है वो एल्कोहल जितनी होती है उनसे ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि फिनॉल बनाता है फिनॉक्साइड आयन और एल्कोहल हाइड्रोजन लूज करके बनाता है इथॉक्साइड आयन, ठीक है ना, या एल्कोक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एल कम्पेयर टू एल्कोक्साइड आयन के, वो रेजोनेंस के कारण होता है। तो ये तो मेरा एल्कोक्साइड आयन है, इसमें तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही है, ठीक है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है। लेकिन आगे फिनॉल में क्या होता है वो देखते हैं। अब मैं देखने वाला हूँ फिनॉल में जब क्या होगा, H+ आयन रिलीज करेगा तो बनेगा फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन का ये नेगेटिव चार्ज जो है ये पूरे रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे या जितनी ज़्यादा जगह ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, ये जितनी ज़्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा ये स्टेबल होगा, आ रहा है। और ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसका मतलब है वो हमारा मोर एसिडिक होगा। इसके लिए फिनॉक्साइड आयन मोर एसिडिक होता है या फिनॉल मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल का जो एल्कोक्साइड आयन बनता है, ठीक है, उसका नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर ही रहता है, जबकि इसका ऑक्सीजन से होकर क्या है दूसरे एटम पर भी क्या हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू। इसलिए ज़्यादा स्टेबल है और वो कम स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल का मतलब होता है कम रिएक्टिव, मोर स्टेबल का मतलब होता है कम रिएक्टिव, और लेस स्टेबल का मतलब है मोर रिएक्टिव। अब क्वेश्चन आता है, ये तो हमने पढ़ लिया कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल, लेकिन यदि फिनॉल के अंदर क्या है, फिनॉल पर ही कुछ ना कुछ कोई सब्स्टिट्यूशन जुड़ा हो, कोई ना कोई ग्रुप फिनॉल से अटैच्ड हो, फिनॉल से या जो बेंजीन रिंग है उससे क्या है फिनॉल के अंदर वो उनसे कोई ग्रुप अटैच्ड हो। अब ये 2 ग्रुप अटैच्ड हो सकते हैं। एक तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं जैसे CH3 और C2H5, ये तो एसिडिटी को कम कर देते हैं, फिनॉल की एसिडिटी को कम कर देते हैं यदि CH3 C2H5 ग्रुप जुड़ा हो। क्यों? क्योंकि फिनॉल की एसिडिटी OH बॉन्ड की पोलैरिटी पर डिपेंड करती है। पोलैरिटी का मतलब होता है चार्ज डिफरेंस। चार्ज डिफरेंस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉनों में खिंचाव आएगा, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से ये कार्बन जो है, ये जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन खींचेगा हाइड्रोजन से, जिससे क्या होगा पोलैरिटी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होता है जब CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये करेगा इस कार्बन को, ये कार्बन की टेंडेंसी ऑक्सीजन से लेने की कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, जिससे पोलैरिटी कम हो जाएगी। तो पोलैरिटी, ये जो CH3 ग्रुप होते हैं ये पोलैरिटी को घटा देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो, तो
बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड, पोलरिटी को घटा देते हैं, इसलिए फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है और उसमें यदि मिथाइल इथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो कम एसिडिक होगा, राइट। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखनी है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, अट्रैक्टिंग को विड्रॉइंग बोलते हैं, अट्रैक्टिंग मतलब खींचने वाला। तो यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डेंसिटी को, वो इंक्रीज करेगा एसिडिटी को। ये एक्चुअल में डेंसिटी लिख दिए, इसको बोलेंगे एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होंगे यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ठीक है, वो इंक्रीज करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल को। अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप कौन होता है, जैसे कि NO2 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जब इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं तो ये कार्बन इससे अट्रैक्ट करेगा और ये ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, ठीक है, जिससे OH बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ जाएगी और OH बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, और OH बॉन्ड अब आसानी से टूट जाएगा तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा और ये कम एसिडिक होगा, ठीक है ना। एक ये आपको ध्यान रखना है, एक तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप घटा देते हैं पोलरिटी को, जिससे कि एसिडिटी घट जाती है, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं या विड्रॉइंग ग्रुप पोलरिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब हमें और क्या ध्यान रखना है कि मोर द वैल्यू ऑफ Ka मोर विल बी द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ठीक है। अब कोई एसिड है तो उसके लिए क्या है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं Ka, जितनी ज़्यादा Ka होगा उतना ही एसिड डिसोसिएट हुआ है तो उतना ही ज़्यादा एसिडिटी होगी, और इसका अपोजिट होता है Pka, यानी Ka इन्वर्सली प्रोपोर्शनल Pk, यानी Pk जितना ज़्यादा होगा उतना Ka कम होगा, और Ka कम होगा तो एसिडिटी कम होगी। इसका मतलब क्या है, मोर द वैल्यू ऑफ Ka मोर विल बी द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एंड मोर द वैल्यू ऑफ Pk लेस विल बी द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो कभी कभी Ka और Pk की वैल्यू को देकर भी हमसे क्या है, कुछ फिनॉल्स को अरेंज करवा सकता है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये ध्यान रखना है, यानी ये पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एसिडिटी को घटाते हैं और बढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 11.4 है हमारे पास कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले प्रोपेनवनॉल है, 2,46 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल। सबसे पहले तो सारे फिनॉल है इसमें पहले वाले को छोड़कर, तो पहला वाला एल्कोहल है। तो एल्कोहल और फिनॉल की कंपैरिजन कराई जाए तो एल्कोहल कम एसिडिक होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले एल्कोहल को लिख दिया क्योंकि ये सब कम एसिडिक है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर 3 NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी एक है, इसमें 2 हैं, इसमें एक भी नहीं है, और इसमें क्या है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप एसिडिटी को कम कर देता है फिनॉल की। तो सबसे पहले एल्कोहल आएगा, फिर आएगा मेरा 4 मिथाइल फिनॉल, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनॉल है उसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो एसिडिटी को कम कर देगा। उसके बाद फिनॉल आएगा, उसके बाद आएगा जिसमें एक NO2 जुड़ा हुआ है, फिर 2 NO2 वाला, फिर 3 NO2 वाला, क्योंकि जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप जुड़े होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। तो इसलिए पहले प्रोपेनवनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, फिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल और 4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इस प्रकार से क्या है, हम इनको अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक रिएक्शंस थी, ठीक है ना, और एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बारे में। तो फिनॉल की एसिडिटी को आप प्रॉपर्ली रीड अप कर लेंगे और इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करेंगे, समझेंगे, समझ के तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन है हमारी एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब एस्टर का फॉर्मेशन क्या है, एरोमेटिक भी होता है और एलिफेटिक भी होता है। एलिफेटिक तो हम फिनॉल में पढ़ चुके हैं, उसमें एल्कोहल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एरोमेटिक देखेंगे कि फिनॉल की रिएक्शन CH3COOH के साथ कराई जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो OH और यहाँ से H आ जाएगा, H2 बाहर निकलेगा और इसका जो COCH3 बचा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। H की जो COCH3 हमारा एक एस्टर बन जाएगा। सिमिलरली इसमें होगा CH3COCl में HCl बाहर निकल जाए, H और Cl, और COCH3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, HCl एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसलिए बेस लेते हैं हम, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसके बाद मेरा एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड की जब आप फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना, तो फिर तब भी हमारा क्या है, एक एरोमेटिक ईथर ही बनेगा, CH3COOH बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई फिनॉल एस्प्रिन होता है। एस्प्रिन जो है वो बाज़ार में ब्रांड नेम डिस्प्रिन से मिलती है, हमको टैबलेट मिलती है, जिसको क्या है हेडेक के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो इसको क्या है, बनाया कैसे जाता है, तो एक होता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH बेंजीन के ऊपर, और उसके दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा होता है, कार्बन पे जुड़ा होता है हमारा OH ग्रुप,
या यहाँ पे OH जोड़ दो, यहाँ पे COOH जोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों एक 1 2 कार्बन पे जुड़े होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, और जब इनकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराती है तो ये रिएक्शन होगी। इसमें क्या होगा, जो HN है ये हटेगा और इसके स्थान पर आएगा COCH3, तो इसके स्थान पर COCH3 आ गया, ठीक है। तो पहले सैलिसिलिक एसिड का, फिर मैंने इसका एसिटाइलेशन करा दिया, और एसिटाइलेशन कराने के बाद मुझे बना एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को ही क्या बोलते हैं हम, एस्प्रिन बोलते हैं। और इसका फंक्शन होता है, जो एक NSAID से नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, और इसका काम होता है ये एनाल्जेसिक होती है। एनाल्जेसिक का मतलब है ये सर दर्द, बदन दर्द या बॉडी के अंदर यदि कोई दर्द हो रहा है तो उसको उसमें रिलीफ करती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये टॉपिक क्लियर हो गया हमारा कि एस्प्रिन का फॉर्मूला क्या होता है। अब जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से ये दे देगा, सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड दे देगा, एरो पे H+ लिख देगा और बताएगा कि प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट हमारा इस प्रकार से बनेगा कि H हटेगा यहाँ से और CH3CO यहाँ पे जुड़ेगा नहीं, COCH3, और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, राइट। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नंबर 3 रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़ा होता है ना, वो जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, क्योंकि वो OH ग्रुप जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे कोई भी हमारा जो न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़कर प्रोडक्ट बना सकता है। तो कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जैसे पहले नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी 2 प्रकार का है, कि डाइल्यूट HNO3 के साथ करा रहे हो या कंसनट्रेट के साथ करा रहे हो। तो जब फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराई जाती है तो बनता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और एक दूसरा होता है पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल मेजर है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल माइनर है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर नोट में क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को हम क्या है, सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। स्टीम डिस्टिलेशन क्या है, एक प्रकार का डिस्टिलेशन है जिसमें, ठीक है, स्टीम पास की जाती है ओवर द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। जब उसके ऊपर स्टीम पास की जाती है तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर स्टीम वोलेटाइल होता है, क्योंकि इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन पैरा के अंदर लेस वोलेटाइल होता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर होती है। इंटरमोलिकुलर स्ट्रांग होती है और इंट्रामोलिकुलर वीक होती है। इसलिए क्या होता है, जब स्टीम पास की जाती है ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल पर, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर स्टीम वोलेटाइल होने के कारण दूसरे बीकर में सेपरेट हो जाता है, और हमारे पास उसी बीकर में मिल जाता है हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और ये हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल है। ये माइनर है और ये क्या है, मेजर है, ठीक है ना। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। इस कारण क्या है, हमारा मेजर प्रोडक्ट, जब हम रिएक्शन कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल होगा। और दोनों को सेपरेट करने के लिए हम जो यूज करने वाले हैं वो स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ करने वाले। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, दोनों की स्टीम, ठीक है ना। ये मोल वोलेटाइल होता है को ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर वोलेटाइल। दूसरा देखने वाले हैं हम रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी HNO3 के साथ। तो जब भी हमारा फिनॉल कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो एक येलो कलर का हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा पिक्रिक एसिड। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये एक्चुअल में एक येलो PPT होता है। तो फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराओगे तो हमारा बन जाएगा, सबसे पहले इसमें बनेगा फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कराओगे तो NO2 ग्रुप जो है और 2, 4 और 6 पोजीशन पर जुड़ जाएगा और बन जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड, और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। दूसरा है, हम इसका अल्टरनेट मेथड भी होता है। इस मेथड में क्या है, फ्यूम्स बहुत आती हैं, ठीक है ना। तो फ्यूम्स कम करने के लिए अल्टरनेट मेथड में फिनॉल की रिएक्शन पहले कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो 2 पोजीशन पे SO3H ग्रुप जुड़ जाता है, बाद में कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करके पिक्रिक एसिड बना लेते हैं, राइट। ये इसका एक अल्टरनेट मेथड है, ठीक है। तो हम इससे बना सकते हैं। तो आपने देखा कि डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराएंगे HNO3 के साथ तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनेगा और पैरानाइट्रोफिनॉल बनेगा। और जब हम कराते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ तो हमारा बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यानी पिक्रिक एसिड, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट। सिमिलरली क्या है, ब्रोमिनेशन कराएंगे हम इसका। तो फिनॉल में 2 बातें हैं, जब फिनॉल की Br2 और CH2 के साथ रिएक्शन कराई जाएगी तो पैराब्रोमोफिनॉल और ऑर्थोब्रोमोफिनॉल बनेगा। जब फिनॉल की रिएक्शन कराई जाएगी ब्रोमीन इन लो बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज CH2 और CHCl टू फॉर्म O-ब्रोमोफिनॉल P ब्रोमोफिनॉल, ये ध्यान रखना है। तो Br2 और CH2 की प्रेजेंस में तो ऑर्थो और पैरा 2 प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन यदि हमें ब्रोमीन
तो यदि मैं रिएक्शन कराता हूँ ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब फिनॉल रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और ये वाइट पीपीटी होता है। कैसा पीपीटी होता है? वाइट। तो जब Br2CS2 के साथ रिएक्शन कराओगे या CHCl3 के साथ, तब तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो और एक पैरा। लेकिन जब ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे तो 2 और 4 और 6 पोजीशन पे क्या है, फिनॉल में क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन, और हमारा एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। एक ये हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब है हमारी कुछ नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में अल्कोहल में पहली रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है राइमर-टीमन रिएक्शन। पहली कोल्बे रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और फिर उसकी CO2H+ के साथ रिएक्शन कराने पर बन जाता है हमारा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड, राइट। तो ये बनती है हमारी कोल्बे रिएक्शन। ध्यान रखना है, नेम रिएक्शन है, आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद जिंक। तो जब भी फिनॉल जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा बेंजीन बनाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट टू फॉर्म बेंजीन, राइट। ये रिएक्शन हो गई हमारी। अब नेक्स्ट है हमारी राइमर-टीमन रिएक्शन। राइमर-टीमन रिएक्शन में क्या है, पहले फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती है क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ, तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। फिर उसकी H+S साथ रिएक्शन कराने पर सैलिसैल्डिहाइड बन जाता है, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यानी अब की बार CHO आ जाएगा। कोल्बे रिएक्शन में यहाँ पर COOH आया था, ठीक है ना। इसलिए क्या है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है राइमर-टीमन में, और कोल्बे रिएक्शन में COOH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, लिख के देखेंगे और करेंगे तो हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, यदि फिनॉल का हम ऑक्सीडेशन कराएं तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं हम Na2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में। यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो बनता है क्रोमिक एसिड। अब क्रोमिक एसिड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण क्या है, ये फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर देता है और उसे कन्वर्ट कर देता है बेंजोक्विनॉन में, बेंजोक्विनॉन, ठीक है। तो बेंजोक्विनॉन कैसा होगा, बेंजीन, और साइड में 2 बॉन्ड लगे होंगे और डबल बॉन्ड से ऊपर और डबल बॉन्ड से नीचे ऑक्सीजन एटम जुड़े होंगे, ठीक है। ये है हमारा क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है, ठीक है, सबको रिएक्शन देख देख के।